हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमारी एमसीक्यू की महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है और उसमें हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं। अगर आपने जो हमारे न्यूज़ आती हैं उन्होंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप पहले उस प्लेलिस्ट को देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल हमने जहाँ से वैदिक काल से संगीत स्टार्ट हुआ है वहीं से हमने एमसीक्यू इस सीरीज को स्टार्ट किया है। क्योंकि आपका कंसर्न था कि सर न्यू चैनल तो आप बना रहे हैं तो बिल्कुल आप संगीत को भी हमें बिल्कुल न्यू तरीके से और जीरो तरीके से लेकर के चलेगा। तो जो हमारी सीरीज चल रही है इसमें हम संगीत को बिल्कुल जीरो से लेकर के चल रहे हैं और आपको एग्जाम तक हाई लेवल तक आपको पहुंचा देंगे, ये आप मेरा प्रॉमिस है। और आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता ही लग रहा है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से और किस लेवल से लेकर के चल रहा हूँ। बिल्कुल मैं जिस टॉपिक से क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ उस टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से ही हम खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप इन क्लासेस की पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको महत्वपूर्ण एमसीक्यू की सीरीज है और कंप्लीट आपको इतना कलेक्शन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप मेरी मेहनत को सराह सकते हैं। और देखिए अभी हमारा जल्द 1000 का परिवार होने वाला है और ये आप सभी का सहयोग है और आप सभी का सहयोग इसमें और हमें मिलना चाहिए, जिससे हमारा 1000 यहाँ पर पूरा का पूरा फैमिली हो जाए। उसके बाद हम आपके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा 1000 का जैसे ही फैमिली होता है आपके लिए बेहतरीन चीज़ें मैं लेकर के आने वाला हूँ। मैराथन लेकर के आऊँगा 400 प्रश्न की, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, जब हमारा 1000 व्यक्तियों का परिवार हो जाएगा तो मैं आपके लिए 400 क्वेश्चन की मैराथन लेकर के आऊँगा, जिसमें आपका बहुत सारा मटेरियल रहेगा। और इसी प्रकार से हम चीज़ों को अपग्रेड करते रहेंगे और आपका प्यार मिलता रहेगा, तो मैं भी आपके लिए मेहनत और जोरों शोरों से करता रहूँगा। क्योंकि आपको पता है जब आपका प्यार मिलता है तो भाई अंदर से मोटिवेशन जगता है कि भाई इतने लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, इतने हमारे साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारी बहन हमारे भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम पर विश्वास दिखा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ करना फिर बनता है। तो आपके लिए जरूर मैं कुछ करूंगा। जल्द से जल्द इस न्यू साल से पहले आप 1000 का परिवार बना दीजिए और नई साल में फिर हम नए तरीके से नए धमाके के साथ चीज़ों को लेके चलेंगे। तो उम्मीद है आप अच्छा ही करेंगे और जिस प्रकार से आपने प्यार दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नई साल से पहले 1 जनवरी 2025 से पहले हमारा 1000 का परिवार हो जाएगा। ये मुझे आप पर पूरा का पूरा विश्वास है। तो चलिए आज का मैं शानदार सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल समय नहीं बर्बाद करेंगे। वैदिक काल में साम गायन करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। शिल्पी, उद्गाता, ब्राह्मण या क्षत्रिय? बताइएगा क्या बोला जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जाता है? सभी प्यारे साथी बताइएगा। तो देखिए उद्गाता, ठीक है, उद्गाता, साम गायक को उद्गाता बोला जाता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट, वैदिक काल में संगीत को किस नाम से संबोधित किया गया है? बताइएगा वैदिक काल में संगीत को किस नाम से संबोधित किया गया है? कला, शिल्प, साधना या उपासना? तो वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमारा वैदिक काल ही चल रहा है, बस आपका वैदिक काल आज हम खत्म कर देंगे। कुछ हमारे विद्यार्थियों के कमेंट आए थे कि सर वैदिक काल में थोड़ा सा और क्वेश्चनों को करवा दीजिए, तो आज आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम इसी क्लास में और भी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो वैदिक काल में संगीत को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका शिल्प के नाम से। ये तो आपको भली भांति पता ही है कि वैदिक काल में संगीत को शिल्प की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट, साम गायन में वाद्य यंत्रों का सहयोग किस प्रकार होता था? बताइए साम गायन में वाद्य यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार होता था? समूह गान में, धार्मिक अनुष्ठानों में, साम गायन के दौरान, गाथा गायन में? सभी प्यारे साथी बताइएगा किस प्रकार से यहाँ पर प्रयोग होता था साम गायन में। देखिए साम गायन में आपका साम गायन के दौरान ही होता था आपका वाद्यों का प्रयोग, ठीक है। जब हम साम गायन करते हैं उसी समय पर आपका वाद्यों का भी प्रयोग किया जाता था। क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक काल में साम गायन के कौन से प्रकार प्रचलित थे? ये बात हो रही है, देखिए ये चीज का ध्यान रखना आप। ये आपका जो सूत्र साहित्य है ना, सूत्र साहित्य के अनुसार हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अनुसार सूत्र साहित्य के अनुसार यहाँ पर बात हो रही है कि वैदिक काल में जो साम गायन होता था उसके कौन से प्रकार प्रचलित थे?
अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, बट आज मैं आपको कंप्लीट जितने भी प्रकार थे उनके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। बृहत, बेरूप, बैराज, शिल्पकला गीत, नृत्य गाथा, यंत्र, रज्जु, पुष्प, बसंत। बताइएगा बताइएगा। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो प्रकार यहाँ पर प्रचलन में थे, देखिए उनमें आपका महत्वपूर्ण आपका बृहत था, ठीक है, फर्स्ट। बैरूप, तीसरा बैराज, चौथा शाक्वर, पांचवा रथंतर। ये मैंने आपको बताया था, बताइए कमेंट करके बताना रथंतर के बारे में मैंने आपको बताया था, यस। छठवें नंबर पर आपका ज्येष्ठ, सातवें नंबर पर रेवत, आठवें नंबर पर आपका व्याद्युति, ठीक है। नवें नंबर पर भारुण, भारुण्य। 10 नंबर पर आपका हो जाएगा गायत्र, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पर हम लिखते हैं 11वें नंबर पर हो जाएगा आपका देवव्रत, देवव्रत। 12वें नंबर पर हो जाएगा आपका वामदेव, ठीक है, वामदेव। अब बताइएगा, आपने अभी यहाँ से पहले सामदेव के इतने प्रकार आपने देखे थे कि भाई वैदिक काल में साम गाने के इतने प्रकार प्रचलन में थे, जब वैदिक काल में संगीत था उस समय पर। ये सूत्र साहित्य के अकॉर्डिंग ये मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत लेवल अप है। अगर आप इस सीरीज को कंप्लीटली फॉलो कर लेंगे ना, तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टेट बीपीएससी तो फिर इसके आगे छोटा रह जाएगा, क्योंकि मैं उस चीज़ को मेंटेन करके चल रहा हूँ। मेरा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपसे इन चीज़ों का पेमेंट करूं और आप उसका पे करें। बस मेरा मकसद है कि मैं आपको बेहतर तरीके से एक सहयोग, एक भाई के नाते सहयोग करूं, जिससे आप जो हमारे प्यारे साथी बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पे करने में प्रॉब्लम होती है और उनका बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं रहता है, तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। और देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो गरीब हैं, सभी प्यारे साथी जितने हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास यहाँ पर दिखाया है, उन सभी के लिए शानदार मैं करने वाला हूं। और आगे मेरी और बहुत बेहतरीन प्लानिंग है, तो कंप्लीट आप जुड़े रहिएगा और आपने जिस प्रकार से प्यार दिया है उसी प्रकार से देते रहिएगा। आगे आपको बेहतर तरीके से चीजें मिलने वाली हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा नेक्स्ट। रामायण काल में नाटक के उपयोगी गीत वाद्य आदि में कुशल कलाकारों को क्या कहा जाता था? बताइएगा। रामायण काल की यहाँ पर बात हो रही है, तो बताइएगा यहाँ पर क्या बोला जाता था? कुशीलव, ठीक है, कुशीलव। रामायण काल में नाटक के उपयोगी गीत वाद्य आदि में कुशल कलाकार को कुशीलव बोला जाता था, ठीक है, कुशीलव। नेक्स्ट, रामायण की रचना किसने की? बताइएगा। महर्षि वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि मंडूक, महर्षि याज्ञवल्क्य। बताइएगा रामायण की रचना किसने की? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा, जहां तक मुझे उम्मीद है। तो देखिए किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि जी के अनुसार रामायण की यहाँ पर रचना की थी। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कब की थी, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका, ठीक है। देखिए चतुर्थ शताब्दी। अब ये चतुर्थ शताब्दी क्या है? ईसा पूर्व वाली है, चतुर्थ ईस्वी नहीं है। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीहा के जन्म से पहले के समय की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, रामायण में कितने श्लोक थे? बताइएगा रामायण में कितने श्लोक थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1,50,000, 24,000, 12,000। तो रामायण में 24,000 श्लोक थे, ठीक है। वाल्मीकि कृत रामायण में 24,000 श्लोक थे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, महाभारत की रचना किसने की थी? बताइएगा। अब देखिए आपको मैंने बोला था कि वैदिक काल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हम रामायण, महाभारत और नाट्य शास्त्र, जितने भी आपके यहाँ पर नारद जी के अनुसार जितने भी ग्रंथ थे, उन सभी के बारे में इसी प्रकार से हम इतिहास को देखते हुए चलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों को निकालते हुए चलेंगे, ठीक है। तो महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि पाणिनि ने, महर्षि वेदव्यास ने, महर्षि याज्ञवल्क्य। तो बताइएगा महाभारत की रचना आप सभी को पता ही है किसने की थी? महर्षि वेदव्यास ने। महर्षि वेदव्यास ने कब की थी? तो देखिए ये की थी आपका 3री ईसा पूर्व, ठीक है, 3री शताब्दी ईसा पूर्व। यानी कि आप समझ रहे हैं रामायण के बाद में महाभारत की रचना हुई है।
इस चीज का ध्यान रखना। ईसा पूर्व का मतलब होता है उल्टा चलता है, 5 4 3 2 1 तक आएगा, फिर आपका 1 2 3 इस प्रकार से। ईसा पूर्व मतलब ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर होता है। ईसा पूर्व ईसवी से पहले का समय, ईसवी ईसा पूर्व के बाद का समय। नेक्स्ट चलिएगा, महाभारत में कुल कितने श्लोक थे बताइए। रामायण में तो आपका 24,000 थे, अब महाभारत में कुल कितने श्लोक थे? 24,000, 50,000, 84,000, 1,00,000। तो देखिए जो रामायण था वो तो एक आपका छोटा था, लेकिन महाभारत क्या है 1,00,000 श्लोकों का, ठीक है, 1,00,000 श्लोक थे इसमें, इसलिए इसको क्या बोला गया? महाकाव्य, ठीक है, इसको आपका महाकाव्य बोला गया, ठीक है। रामायण की अगर आपसे कभी पूछे तो रामायण को क्या बोला गया था? रामायण को आपका आदि काव्य बोला गया, ठीक है, आदि काव्य, क्योंकि ये छोटा था वो बड़ा था तो उसको महाकाव्य, तो आपका महाभारत महाकाव्य की श्रेणी में आता है। क्लियर। नेक्स्ट, महाभारत के किस काल में राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का आयोजन होता था बताइए। अब देखिए यहां से थोड़ा सा आप क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना, आप सभी कमेंट कीजिए, तब तक मैं आपको यहाँ पर इसको सही कर देता हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ भी सही मिलेगा इसी प्रकार से। देखिए अब ये है सही क्वेश्चन, किस काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का प्रयोग होता था? थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक हुई है, ठीक है, बताइएगा। देखिए किस काल में राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञों का आयोजन होता था, तो ये आपका महाभारत काल में, ठीक है, महाभारत काल में राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का प्रयोग होता था। आपने जब महाभारत रामायण की कथा सुनी होगी तो उस समय पर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, महर्षि मंडूक के अनुसार गाय से कौन सा स्वर उत्पन्न हुआ है बताइएगा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हम बात कर रहे हैं सूत्र साहित्य के अनुसार, ठीक है। महर्षि मंडूक के अनुसार गाय से कौन सा स्वर उत्पन्न हुआ है? षडज, ऋषभ, गंधार या फिर आपका मध्यम, बताइएगा। देखिए यहाँ पर गाय से आपका ऋषभ उत्पन्न हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो दामोदर जी के अनुसार थे वो अलग थे और मंडूक जी के अनुसार थोड़ा अलग है। तो मंडूक के अनुसार हम बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम जो सा है किससे माना है? ठीक है, मयूर से माना है इन्होंने, मयूर से यानी कि मोर से। ऋषभ तो अभी मैंने आपको बता ही दिया, गाय से माना है, ठीक है। गंधार आपका बकरा से, सैम मुनि के अनुसार है। अब ये उन्होंने किससे माना था? ऋषभ चातक से, ठीक है। मध्यम इन्होंने किससे माना है? देखिए मध्यम को इन्होंने बगुला से माना है, ठीक है। पंचम को आपका, तो पंचम इन्होंने कोयल से माना है, ठीक है। उसके बाद आपका दहवत और निषाद। अब देखिए दहवत इन्होंने माना है आपका अश्व, ठीक है, अश्व उन्होंने माना था आपका बैठक से। यहाँ पर इन्होंने निषाद को माना है हाथी से, ठीक है, तो उन्होंने भी आपका हाथी से ही माना था। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है, ज़्यादा नहीं है। आपका ऋषभ को लेकर एक है और आपका मध्यम को और आपका दहवत को, ठीक है, 3 स्वरों में इन्होंने अलग माना है, उन्होंने अलग माना था। क्लियर। तो ये मंडूक जी के अनुसार है, याद कर लीजिएगा, भविष्य में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, वैदिक काल में कौन सा नृत्य प्रचलित था बताइएगा। वैदिक काल में कौन सा नृत्य प्रचलित था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। पुष्प नृत्य, बसंत नृत्य, रज्जु नृत्य, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये सभी के सभी नृत्य आपके वैदिक काल में प्रचलन में थे। अब देखिए थोड़ा सा इनके अलावा और भी नृत्य थे, अगर उनके बारे में हम बात करें आपका, देखिए यहां से हो जाएगा आपका अरुण नृत्य, लिख लेना, अरुण नृत्य। इसके अलावा आपका बसंत नृत्य, बसंत यहां पर हो गया, ठीक है। तो यही था आपका, ठीक है, ये आपके यहां पर यही थे। क्लियर। यहां पर बसंत हो ही गया है, अरुण और था इसके अलावा। ये आपके वैदिक काल में नृत्य प्रचलन में थे। अगर आपको वो क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए आप देखते बहुत बड़ी संख्या में बट लाइक नहीं करते हैं, तो ये तो नाइंसाफी है। अगर आपको ये मेरी मेहनत अच्छी नहीं लग रही है,
अगर आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि ये लाभदायक नहीं है तो फिर आप डिसलाइक करिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन बेहतरीन है आने वाले समय के लिए और हमारे एग्जाम के लिए, तो भाई आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बस आपको फ्री में एक थंब दबाना है, जिससे मुझे भी पता लगे कि भाई मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपको पसंद आ रही है और आप उसको लाइक कर रहे हैं, तभी तो मैं आगे चीज़ों को और अच्छे तरीके से लेकर के चलूँगा। तो आप लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पर डे आपको इसी प्रकार की क्लासेस मिलती रहेंगी। स्वरों के अधिष्ठान के कुल कितने स्थान बताए गए हैं, बताइएगा। स्वरों के अधिष्ठान के कुल कितने स्थान बताए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5, 7, 8 या 10? देखिए स्वर के अधिष्ठान मतलब स्वर किस प्रकार से निकलता है, उसके कितने स्थान हैं पूरा अपना बॉडी के, तो देखिए इसके स्थान है 8। अब थोड़ा सा हम बात करें फर्स्ट नंबर पर और यानी कि आपका पेट, उदर, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका कंठ, ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका जिह्वा, चौथे नंबर पर आपका दंत, पांचवें नासिक, नाक, छठवें नंबर पर आपका होस्ट, जिन्हें आप होठ कहते हैं, जो कि आपके प्यारे प्यारे होठ है ना, वहीं से निकलते हैं। सातवें नंबर पर आपका हो जाएगा सिर, दिमाग, दिमाग में कचरा मत भरिए, अच्छी चीजें भरिए, तभी आपका अच्छे से सुर निकलेगा, ठीक है। और जो मैं आपको अच्छी भली बाती तरीके से कर रहा हूँ बस आप उसको फॉलो कीजिए निरंतर तरीके से। इसके बाद आपका तालु, ठीक है। ये आपका 8 प्रकार से सुर निकलने का तरीका है। पेट से, कंठ से, जिह्वा, दांत, नासिक, होठ और सिर और तालु से होते हुए आपका यहां से निकलता है जो आप सुन रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पाणिनि शिक्षा ग्रंथ का समय काल कौन सा है, बताइएगा। पाणिनि शिक्षा ग्रंथ का समय काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 2री शताब्दी ईसा पूर्व और 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो सभी प्यारे साथ यहाँ पर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। देखिए पाणिनि का ग्रंथ आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ये आपका रामायण महाभारत से भी पहले का है। क्लियर। तो आपका 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का रहने वाला है। अकबर ने महाभारत के फारसी अनुवाद को क्या नाम दिया, बताइए। महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, उसका नाम अकबर ने क्या दिया था? शाहनामा, रज्जनामा, फिरदौसी, बादशाहनामा, बताइएगा। तो क्या नाम दिया था इन्होंने? नाम दिया था आपका रज्जनामा, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्जनामा नाम से इन्होंने यहाँ पर किया था। आ रही है समझ में? तो देखिए आज का इस प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ये सेशन था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह क्लास हमारा अच्छा लगा हो, हमारा प्रयास अच्छा लगा हो, तो एक वीडियो को लाइक जरूर करना। वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाना, इतना मैं आपसे जरूर कहूँगा। और देखिए हमारा टारगेट है 1 जनवरी 2025 से पहले हमारा जो परिवार है 1000 का हो जाना चाहिए। अगर हमारा ये परिवार 1000 का होता है, नई साल में आप मुझे गिफ्ट देते हैं 1 साल का पूरा परिवार करके, तो मैं आपके लिए नई साल पर बहुत बेहतरीन गिफ्ट प्लान कर रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर गिफ्ट मिलने वाला है। तो सभी प्यारे साथी इस परिवार को लेकर के जाइएगा। जिस प्रकार से आपने सपोर्ट किया है उसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आगे मैं भी आपको बेहतर चीज़ें लेकर के आने वाला हूँ, बेहतरीन प्लान आपके लिए कर रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने सभी यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना इसी प्रकार से पर डे क्लासेस पाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।